तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर? बताओ भाई, क्या डेफिनेशन होती है कैपेसिटर की? चार्ज को स्टोर करके रखता है। सर कोई भी दो कंडक्टर क्लोजली प्लेस्ड हो गया हो तो सो a system consisting of conductor, there can be more than one conductor also, there can be one conductor also. A system consisting of conductors which has ability to store charge, और जब वो स्टोर करेगा, चार्ज स्टोर करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी भी उसके अंदर स्टोर हो सकती है, एनर्जी। और एनर्जी भी कौन सी वाली? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात चलती है। A system consisting of conductors which has the ability to store charge is called a capacitor. Generally, it will consist of two conductors separated by an insulator. डायलेक्ट्रिक, ये लिखो इतने, ये आपका जो है बेसिक फंडामेंटल है कैपेसिटर का। इंसुलेटर हमने इसलिए लिखा है कि भाई वो दोनों जो कंडक्टर्स होंगे दे शुड नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली, इनके बीच में कुछ तो इंसुलेटर रखना पड़ेगा। इंसुलेटर कैन इवन बी वैक्यूम, एयर, सम ऑयल, कैसा भी हो सकता है। आपके पास कोई भी दो मान लीजिए कंडक्टर्स हैं एंड यूजिंग सम फिनोमेना यू हैव चार्ज देम। जैसे आप इनको चार्ज करोगे इन पे कुछ कुछ पोटेंशियल्स आ जाएंगे। तो मान लीजिए आपने इसको Q1 चार्ज दिया, इसको Q2 चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा। तो Q1 Q2 में आपने सीखा था सिस्टम ऑफ प्लेन पैरेलल प्लेट्स जो हमने रखी थी बहुत सारी, उसमें भी आपने देखा था कुछ चार्ज तो अंदर इंड्यूस हो जाते हैं, एक तरफ आ जाते हैं टुवर्ड्स द फेसेस, टुवर्ड्स द सरफेस फेसिंग ईच अदर, और कुछ चार्ज ऐसे बाहर चला जाता है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बीच में लाई करने वाली फील्ड पर डिपेंड करेगा, और यहाँ की जो फील्ड होगी वो जो इधर अंदर की तरफ चार्ज आया, मान लो एक प्लस क्यू आया, एक माइनस क्यू आया, उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ से फिर रिमेनिंग चार्ज बाहर चला जाएगा जो कि यहाँ की फील्ड को अफेक्ट नहीं करता है। यहाँ की जो फील्ड होगी वो Q by epsilon naught होगी, या फिर सम मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ डिस्टेंसेस एंड टाइम, बट जो भी फील्ड होगी वो प्रोपोर्शनल होगी इस Q के। तो आपको मालूम है यहाँ पर जो फील्ड होगी, इनफैक्ट हर एक पॉइंट पे जो फील्ड होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू Q। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में V1 minus V2 which is delta Q, it will be proportional to this electric field which in turn is proportional to Q. तो somehow आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, जिसको भी मैं V से रिप्रेजेंट करूंगा, this is coming out to be proportional. अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपने किस तरह का कितना सेपरेशन रखा है, क्या शेप है, क्या साइज है इन कंडक्टर्स का, बीच में क्या पर कौन सा मटेरियल है, यहाँ पर उन सब बातों पर डिपेंड करेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो व्हेन यू राइट Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू V, इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है Q इक्वल्स टू C, दैट C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस।
डेफिनेशन क्या होगा सी का? Q by V, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या बनेगा अगर कोई आपसे यूनिट पूछे? तो इट विल बी कूलाम पर वोल्ट। तो 1 कूलाम पर वोल्ट इक्वल्स 1 फैरेड। आपका ये जो वोल्टेज है ना 1 वोल्ट, ये नॉर्मली आपको नॉर्मल यूसेज में 1 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट दिख जाता है। सो 1 वोल्ट इज नॉट अ वेरी लार्ज यूनिट। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कोई बहुत बड़ा नहीं होता, ना ही बहुत छोटा होता है, नॉर्मल। लेकिन चार्ज का जो यूनिट है 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज इज वेरी बिग। दो ऑब्जेक्ट्स अगर 1 कूलाम के हैं और उनके बीच में 1 मीटर डिस्टेंस कर दिया मैंने, तो फोर्स आपको मालूम है कितनी लगती है इनसे? 9 × 10⁹ न्यूटन। इतनी ज्यादा फोर्स लगती है एंड दे वोंट बी एबल टू, यू वोंट बी एबल टू होल्ड देम अपार्ट। तो 1 कूलाम का जो चार्ज है वो बहुत 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 ज्यादा आता है, नॉर्मल यूसेज में आपको नहीं मिलेगा। जब आप इसकी ये यूनिट लिखते हो 1 कूलाम पर वोल्ट, तो 1 फैरेड भी जो यूनिट बनेगी ये भी बहुत बड़ी यूनिट बनेगी अपने आप ही, क्योंकि कूलाम इसमें न्यूमरेटर में आ रहा है। तो नॉर्मल जो आपके कैपेसिटर्स हो रहे हैं होते हैं, दे आर नॉट 1 फैरेड, बहुत बड़े कैपेसिटर्स हो जाएंगे। इनफैक्ट उनको सुपर कैपेसिटर्स बोलते हैं, जो 2 फैरेड 5 फैरेड इस टाइप के होते हैं। नॉर्मल आपके जो कैपेसिटर है, जैसे आपके फैन में यूज होता है कैपेसिटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसर। पहले कंडेंसर बोला जाता था इनको। वो 10⁻⁻6 फैरेड, कभी आप माइक्रो फैरेड मतलब कभी मिली फैरेड, इस टाइप के रहेंगे। सो दिस यूनिट फैरेड इज वेरी लार्ज, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है कैपेसिटर की। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो एक बार, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर बोलो। दोनों पे ऑपोजिट चार्जेस होना क्या रिक्वायर्ड नहीं है? क्या नहीं है? ऑपोजिट चार्ज दोनों के ऊपर आया तो ये चार्ज इंड्यूस करेंगे ऑपोजिट। अच्छा, और वो इक्वल होंगे, ये कैसे बोल सकते हैं? ये वाले दोनों चार्ज, हाँ, हमें वही चार्ज लेना होगा जो बाउंडेड है एक दूसरे के साथ। अच्छा। तो पर गॉस थ्योरम से प्रूव नहीं कर सकते सर? क्या? गॉस थ्योरम से प्रूव नहीं कर सकते, जैसे आपने किया था वो कंडक्टर के अंदर एक प्लेन लेके, उस उधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, हाँ, फ्लक्स 0 होना चाहिए। तो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो। हाँ, इसमें अगर रैंडम शेप्ड है तो थोड़ा सा आपको अपना वो चेंज करना पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन एक गॉसियन सरफेस तो आएगा ना, जो भी हो। गॉसियन सरफेस बना सकते हो आप, तो उससे कर सकते हो। वो फील्ड लाइंस के अलोंग ले लेना, उसके वाले जो सरफेस होंगे ना, वो फील्ड लाइंस के अलोंग लेके आपकी। अब सी का वैल्यू जिसके लिए बड़ा होगा, जिसके लिए सी ज्यादा है, वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो सी एक तरह की कैपेसिटी ही होती है। दिस इज कैपेसिटी ऑफ द और द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू होल्ड चार्ज, एंड इट कैन बी एनी सिस्टम, कोई भी टाइप का सिस्टम हो सकता है। इट कैन इवन बी एन आइसोलेटेड बॉडी। कोई एक आइसोलेटेड बॉडी है तो वो भी एक तरह का कैपेसिटर है, इट कैन होल्ड सम चार्ज। जैसे कि मैंने आपको एक सिंपली एक ये दे दिया, क्या क्या एग्जांपल हो सकता है देखो। 2 प्लेट लगी मैंने, सो दिस 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। दिस सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज अ कैपेसिटर। उसके बाद मान लीजिए आपने 2 ऐसे सिलिंड्रिकल शेल ले लिए, सिलिंड्रिकल कॉन्सेंट्रिक शेल, ये भी एक कैपेसिटर का काम कर सकते हैं। इवन इफ दे आर स्फेरिकल आल्सो, स्फेरिकल में भी कर सकते हैं। अगर एक आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी है
इसको भी आप जो है इनफैक्ट एनी शेप का जो आइसोलेटेड बॉडी होगा उसमें भी आप क्या कर सकते हो, it can have some ability to store charge. तो इन सब के हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, अभी कितनी कैपेसिटी है इनमें वो सब निकालेंगे सबके लिए। इनफैक्ट कोई भी आपका बॉडी है, अच्छा इसमें तो जैसे आपको मालूम है ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में निकालोगे, जो भी लिखना है इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में। इसमें क्या होगा ना, हम पोटेंशियल इसका निकालेंगे, चार्ज देने पर इसका कितना पोटेंशियल आया, और दूसरा प्लेट हम मान लेंगे इन्फिनिटी पर। दूसरा प्लेट आप इन्फिनिटी मान लोगे तो वहां का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इनफैक्ट चाहे किसी भी शेप का आइसोलेटेड बॉडी हो, रैंडमली शेप्ड आइसोलेटेड बॉडी है, इसमें भी एक कैपेसिटेंस होगा, इट विल हैव सम एबिलिटी टू डू स्टोर चार्ज। सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कैपेसिटर। ये सब एग्जांपल दे। इवन हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी जो है उसका भी एक कैपेसिटेंस होगा। We simply have कुछ assumption है इसमें। assumption ये मान लो कि large है compared to this distance, separated by d, और अब हमने इस पर चार्ज दिया प्लस क्यू, इस पर चार्ज दिया माइनस क्यू। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है हमें। लेट्स कॉल इट v ओनली, अब से v बोले करेंगे उसको। तो बताइए मुझे, हाउ इज q एंड v रिलेटेड? सही बात है ये? फिर यहाँ पर फील्ड और यहाँ पर फील्ड 0 हो जाएगी। अंदर जो फील्ड है वही चाहिए हमें, बाहर की फील्ड से मतलब भी नहीं है एक्चुअली। अंदर जो फील्ड होगी वो होगी q बाय a एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड होगी। q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, सेम डायरेक्शन। उसके बाद वोल्टेज आप पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मानते हुए E इंटू डी कर दोगे। यहां से आपको देखोगे Q इज इक्वल टू V एक्चुअली क्या डेल्टा V है हर केस में? क्या ये जो V लिखे हैं वो डेल्टा V है हर केस में? डेल्टा V है, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों कंडक्टर्स के बीच में। V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है बेटा आपसे। Q इज इक्वल टू CV में V इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे लिखा था हमने, डेल्टा V को V बोला है हमने, और V जो है वो Q के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से बताओ कैपेसिटेंस कितना आ गया? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर होता है। A या बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, D का वैल्यू कम करोगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। जितना पास रखोगे उतनी कम कैपेसिटी होगी स्टोर चार्ज को स्टोर करने की। अगर आपके पास ये जो कैपेसिटर है इनमें हमने इक्वल चार्ज नहीं रखा होता, सपोज यहां पर Q1 चार्ज है और इधर Q2 चार्ज है, क्या अभी भी सेम कैपेसिटेंस आता है इसका? क्या C का वैल्यू अभी भी सेम आता? ये चेक करना है। तो आप वही काम करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे इन दोनों के बीच में, and then you will find the proportionality constant between some charge and potential difference. So find potential difference between these two plates. पहला स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए इस दोनों के। पहला स्टेप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? तो मुझे Q1 Q2 के साइन नहीं दिए हैं तो मैं पॉजिटिव मानते हुए करता हूं इनको।
और सिंप्लिसिटी मान लो Q1 बड़ा है, सो Q1 over 2 A epsilon नॉट फील्ड बनाएगा इधर की तरफ और Q2 इधर बनाएगा। ठीक है सर हाँ बोलो। सर वो थोड़ा पिछला वाला पेज दिखाएंगे 1 मिनट के लिए बस। दिखा रहा हूँ। So once you get this as the electric field, आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो E into D। So this is what you are getting as V। तो अभी भी तुम्हें दिख रहा है कि यार ये वाला एक कांस्टेंट आया इसमें, दिस इज 1/c। जो आप लिखोगे Q1 minus Q2 by 2, this will come out to be A epsilon naught by D into V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाला कांस्टेंट अभी भी आ रहा है, which means somehow हमें चार्ज जो स्टोर्ड होगा वो इतना लेना होगा। तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर इनको थोड़ा सा आप करोगे तो टोटल चार्ज Q1 plus Q2 by 2 है, बाहर आएगा Q1 plus Q2 by 2, इधर भी आएगा Q1 plus Q2 by 2। अंदर जो चार्ज आएगा यहाँ पर वो अगर आप सोचो कितना आएगा, तो अंदर आएगा Q1 minus this thing, तो आएगा minus of Q1 minus Q2 by 2 और इधर आएगा पॉजिटिव Q1 minus Q2 by 2। सर ये जरा और एक बारी वो Q1 plus Q2 by 2 कैसे होगा? ये तो पढ़ा है बेटा, खूब पढ़ा है, तो पूरी क्लास में सिखाया था। ये टोटल चार्ज का आधा आधा इधर आ जाता है। हाँ सर वो लेफ्ट साइड वाले प्लेट में लेफ्ट राइट उल्टा होगा। सर वो -1 क्यों लगेगा? कहाँ पर? फिर वो तो Q1 जो जाना चाहिए, Q1 माइनस सर वो Q1 minus Q2 by 2 होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, प्लस कर लूं ये वाला प्लस। हाँ सर ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हो कि इस फॉर्मूले में यहां पर ये वाला ये चार्ज जो है वो ही इसमें आ रहा है। तो आप जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर लोगे वो फेसेस विच आर टुवर्ड्स ईच अदर, वही वाला आपको चार्ज लेना है। बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक और बात सोच के देखो, यहाँ की जो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगी। इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड और इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ पर कैंसिल हो रही होगी, तो फील्ड सिर्फ यही वाला चार्ज बनाएगा अंदर। इन्हीं का आप कलेक्टिव फील्ड देख सकते हो, ये दोनों कैंसिल होंगे। तो ऐसे ही सबके लिए ट्रू है। इनफैक्ट कितनी भी प्लेट होती है तो सभी में ही जो अंदर फील्ड होती है वो इन दोनों चार्ज की वजह से होती है। इन दोनों चार्ज की वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं तो सेम डायरेक्शन में भी आती है। तो वही चीज आई है यहाँ पर, एंड यू आर अगेन गेटिंग, यू कैन अगेन कंपेयर, दिस इज द बाउंड चार्ज इक्वल टू CV। तो आपका C फिर से कितना आ गया इसके लिए, C इज स्टिल A epsilon naught upon D। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यही कहानी रहेगी हमेशा। पीछे वाला देखना होगा, ध्यान देख लो इसको। अगर आपने चार्जेस ही +Q -Q ले लिया तो यहाँ बाहर वाले चार्ज 0 ही हो जाएंगे। कोई बात नहीं, सारा चार्ज ऐसे बाउंड बन जाएगा, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। सर आपने जो अभी जो डेरिवेशन करवाया उसमें आपने लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा था वो पूरा Q1 चार्ज को लेके लिखा था ना सर? हाँ तो लिख सकते हो, वैसे ही करेक्ट है। लेकिन बस एक कोइंसिडेंस हो गया कि जो Q1 minus Q2 by 2 आ गया वो। नो, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। तो फिर मैंने आपको बताई थी ये बात कि अगर आपको कहीं पर भी पोटेंशियल और फील्ड लिखनी है, यू डोंट रिक्वायर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता उसके लिए। मैंने आपको बोला भी था ये चीज, इफ यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर यू डोंट रिक्वायर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ एनर्जी निकालने के लिए आपको मे बी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़े व्हेन यू हैव स्फेरिकल शेल्स।
उसमें आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके निकालना पड़ेगा। अगर वो नहीं है, थिन शेल्स हैं उसमें भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं। कर सकते हो आप, अगर आदत बन गई मान लो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके करना मजा आता है तो कर लो हर बार, कोई बात नहीं। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यू डोंट रिक्वायर दिस। कोई कोइंसिडेंस नहीं है, पूरी मैथमेटिक्स है ये। यहाँ पर जो फील्ड्स आएंगी वो इसकी वजह से होगी, इसकी वजह से होगी, टोटली होगी। और वैसे भी अलग से देखोगे तो सिर्फ इसकी वजह से आती है, तो इक्वल तो आनी है ना, सेम आनी है। अच्छा, अगर मैं खाली वो अंदर वाला चार्ज लेके भी करूँ तो इक्वली आएगा? वो भी वही आएगा। सर कैपेसिटेंस सेम आया, इसका क्या कंक्लूजन है कि दो प्लेट्स का हमेशा कैपेसिटेंस सेम रहेगा? यस, ये कैपेसिटेंस जो है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। मतलब इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया आपने या फिर कितना चार्ज दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैपेसिटेंस। इट इज अ कांस्टेंट फॉर एनी सिस्टम। तो उसकी ज्योमेट्री पर और बीच में क्या मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा बस। अभी मटेरियल वाला करेंगे, पहले इतना ही देख लो। नो सर। ठीक है, लो अभी डाइलेक्ट्रिक इसमें बाद में डालेंगे, पहले हम और शेप के लिए सोचते हैं। तो पहला मान लो आपके पास दिया हुआ है 2 थिन cylindrical shells of large length. Length is, मतलब इनकी लेंथ काफी बड़ी है। ऐसा नहीं है लेंथ गिवन नहीं है, लेंथ इज गिवन, बट द वैल्यू ऑफ लेंथ इज लार्ज। Inner radius small a and outer radius small b. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो you will assume some charges on these two. तो इसमें भी गॉस लॉ लगा के कर सकते हैं? जैसे करना करो। It's your wish. पोटेंशियल डिफरेंस निकालो इन दोनों के बीच में जब कुछ चार्ज आएगा और आगे कर दो इसको। सर दोनों पे चार्ज? तुम्हें पता है ये चीज, इट डोंट मैटर कि मैंने दोनों पे चार्ज दिया है नहीं दिया है, क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन चार्ज देना है आपको। जीरो चार्ज पे कैलकुलेशन, बाकी कितना भी दे दो, लेकिन जीरो चार्ज हम ले सकते हैं तो? क्या? मतलब हम ले सकते हैं तो, मतलब चार्ज लेके? हाँ, अपनी मर्जी से कोई भी चार्ज ले लो, इट डोंट मैटर, बट जीरो नहीं लेना, क्योंकि जीरो चार्ज पे 0 वोल्ट आएगा तो 0/0 वाली कंडीशन गड़बड़ कर देगी। L by epsilon naught L by ln b by a. गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी निकालो कि Q2 जो है वो अंदर वाली फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा इसमें भी। स्फेरिकल में तो करता ही नहीं था, लार्ज सिलेंडर में भी नहीं करता है। ये वाला चार्ज अंदर फील्ड नहीं बना पाएगा। अरे याद है, नहीं याद है? बहुत लंबा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट डी आर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि E कांस्टेंट नहीं है, माइनस लगा लेना। इंटीग्रेट कर लो अब इसको V निकालने के लिए, तो 2 के लैम्डा ln r आ जाएगा। ln r करोगे A से B तक लगाना है तो B बाई आ जाएगा। लैम्डा को आपको Q के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। और Q इज इक्वल टू CV से कंपेयर कर लो इसको। तो बाहर चाहे कोई भी चार्ज हो, समझने की कोशिश करना बेटा इसको। अंदर ही आपने Q1 लिया तो अंदर की तरफ जो इंड्यूस चार्ज होगा माइनस Q1 ही होगा, और बाहर जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। इट वोंट मैटर। तो अपने को जो भी बाउंड चार्ज है वो Q1 ही रहेगा, और उसी की वजह से फील्ड आएगी,
और वही आपका इस वाले इक्वेशन में आएगा, ठीक है। Q1 ही जो है हमारा वो बाउंड चार्ज है। तो यहां से C का वैल्यू कितना आ जा रहा है, टू के हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है। परमिटिविटी जो होती है ना, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी भी एक ऑल्टरनेट यूनिट हम यहां से लिखते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई ये होता है फैराड, कैपेसिटेंस फैराड में होता है। इस फॉर्मूले से अब आपको मालूम है कैपेसिटेंस का तो यही डायमेंशंस वगैरह ऐसे ही रहेंगे। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वो फैराड के टर्म्स में भी होता है, इट विल बी फैराड पर मीटर। ये भी काफी स्टैंडर्ड इसका तरीका है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताने का। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल भी होता तो भी आप ऐसे करके फैराड पर मीटर में लिख सकते। इससे पहले तक बहुत ही अजीब सा इसका एक यूनिट होता था, ये काफी स्टैंडर्ड यूनिट है जो यूज होता है। एनी स्फेरिकल कैपेसिटर, जैसे फॉर एग्जांपल वही है, इनर रेडियस ए मान लो, आउटर रेडियस बी मान लो, इसका निकाल के बताइए कितना कैपेसिटेंस आएगा सेम लॉजिक से। सो अगर मैंने इसको चार्ज दिया Q2 तो सिर्फ इसकी वजह से फील्ड होगी, यहाँ भी सिर्फ Q1 की वजह से, तो आप फील्ड क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ बाय R स्क्वायर, जनरल R डिस्टेंस पर, R जो है वो A और B के बीच में। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस dV इक्वल्स टू माइनस P डॉट dr, इंटीग्रेट करोगे तो KQ बाय R आएगा, लेकिन A से लेकर B तक, तो KQ A इंटू बी, अब B माइनस से आ जाएगा, पॉजिटिव अगर ले लेंगे, इक्वल टू V। इसको Q इक्वल टू CV से कंपेयर कर लो, तो C का वैल्यू कितना आ गया हमारा, बोलो भाई, K का भी वैल्यू डाल दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी ओवर B माइनस। इसी में ही सोचो आइसोलेटेड होता अगर, एक ही है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, कुछ और नहीं है इसके अलावा। रेडियस R दिया वो, तो अगर मैं इसको Q चार्ज दूं तो कितना आएगा, Q चार्ज देने पर कितना वोल्टेज आएगा इस पे, वोल्टेज आएगा KQ बाय R, जो भी रेडियस है इसका कैपिटल R, पूरा लिख लो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कितना पोटेंशियल होता है, तो Q और Q इक्वल टू CV से कंपेयर, तो C का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो लिया है वो इंफिनिटी और इस सरफेस का लिया है, यानी कि हमने जो सेकंड कंडक्टर माना है वो इंफिनिटी में माना। तो सेकंड कंडक्टर इज एट इंफिनिटी। तो आप उसका रेडियस यानी इसमें भी रख के देख सकते हो, B टेंडिंग टू इंफिनिटी करते हैं अगर, इफ B टेंड्स टू इंफिनिटी तो यही आ जाना चाहिए, B टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर नीचे B से डिवाइड कर लो, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और ये बन जाएगा 1 माइनस A अपॉन B, A अपॉन B विल बी 0, तो ये नीचे 1 बचेगा बस, आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A व्हिच इज सेम एज दिस। देखो अभी बस हम एक कंसेप्ट सीख रहे हैं कि क्या होता है, Q इक्वल टू CV में C का वैल्यू कैसे निकाला जाए, इसका यूज क्या है वो भी आगे आएगा, थोड़े टाइम में भी हम वो भी सीखेंगे, यूज क्या कैसे करना होता है इसको, क्या क्या कैसे कहाँ का अप्लाई हो सकता है। चलो
अभी नेक्स्ट बताओ मुझे, अगर एक आइसोलेटेड स्फेरिकल सॉरी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता तो क्या आता आंसर? इसके लिए सोचो जरा क्या आता। सॉरी, सिलेंड्रिकल की बात चल रही है ना, सिलेंड्रिकल में कितना आता बेटा, ये बता सकते हो? ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ एक वायर कैपेसिटर भी होता है, एक और एग्जांपल है वायर कैपेसिटर का, मैं ये लिख देता हूं आपको। वायर कैपेसिटर का कैसे निकालोगे ये बताओ। वायर कैपेसिटर मतलब एक बहुत ही लंबा सा वायर, सिलेंड्रिकल वायर आपको ये दिया हुआ है, इट इज वेरी लॉन्ग, लेंथ दिया है लेकिन, और इसी के पैरेलल में एक और वायर रखा है, आइडेंटिकल मान लो, या फिर इट वोंट मैटर एक्चुअली आइडेंटिकल है या नहीं, चलो ले लो आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल है, रेडियस आर है, लेंथ है, इनके जो एक्सिस हैं, इनकी जो एक्सिस हैं दोनों की, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। इसका कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर अभी ये मान के चल लो कि डी जो है वो बहुत बड़ा है आर से, यानी कि इंडक्शन की वजह से देयर इज नो डिफरेंस, चार्ज इंड्यूस जो हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करिए इसको, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यहीं से कुछ चार्ज उठा के इसमें डाल दिया, नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ से उठाया इसमें डाल दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर पास कर दिए, तो प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर कैसे लिखोगे, यहाँ से 2k लैम्डा बाय एक्स, लैम्डा बाय एक्स और प्लस ये भी अपनी तरफ ही खींचेगा तो प्लस 2k डी लैम्डा अपॉन डी माइनस, यही होगा ना। उसके बाद क्या करो, ई डॉट डी आर कर लो, फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें, dv इक्वल्स माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेट कर लो। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे ये सोचना है आपको, लिमिट्स, तो सरफेस टू सरफेस ही करोगे, सरफेस से सरफेस तक, तो x का वैल्यू r से d माइनस आर तक, फ्रॉम r टू d माइनस आर, यहां तक इंटीग्रेट करना बेटा, सरफेस से लेकर सरफेस तक। x हम ध्यान दो, x फॉर्मूला ऐसे लिखा है तो x इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस। आंसर बताओ जल्दी क्या आ रहा है। तो इसमें देखो कुछ कुछ तो अप्रोक्सीमेशंस रहते ही हैं, एक बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमने सभी में अभी तक लिया है, सभी में ट्रू माना है एक्सेप्ट 1 और 2, वो भी देखेंगे, फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है। इसका आंसर बताओ जल्दी क्या है, माइनस ऑफ एल एन डी माइनस एक्स, इसमें लिमिट्स लगाओगे तो एल एन डी माइनस आर माइनस एल एन आर, तो हो जाएगा एल एन डी माइनस आर अपॉन आर, और फिर इसका आ जाएगा उल्टा, माइनस ऑफ एल एन आर अपॉन डी माइनस आर, तो अल्टीमेटली यहां से आपका सी का वैल्यू जो आ रहा है दैट विल कम आउट टू बी 4k lambda ln d minus r by r। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस बता दी तुमने मुझे, सही है बिल्कुल, दैट इज करेक्ट। मैं वही बता रहा था पोटेंशियल डिफरेंस। सी का वैल्यू बताओ क्या है, सी का वैल्यू को जैसा आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट लेंथ, लेंथ हमने एल लिया है डिवाइड बाय एल एन डी माइनस आर ओवर आर।
मान लो डी बहुत बड़ा है तो ये डी बाई आर ही आ जाएगा फिर। If D is much larger than R, तो ये भी लिख सकता हूँ मैं इसका अप्रोक्सीमेट। हमें यहाँ पर बस एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे आज और फिर बाकी चीजें कल कंटिन्यू करेंगे। And that is the maximum capacity of, in fact चलो उसको बाद में पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। अभी एक चीज और पढ़ते हैं इसमें सेपरेट, which is energy stored in a capacitor। निकल के आएगा। अब थोड़ा सा ये ध्यान से देखने की कोशिश करना तो समझ में आएगा। देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का मतलब क्या है? मान लीजिए ये कैपेसिटर मैंने ड्रॉ किया और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके चल रहे हैं अभी, फॉर सिंपलिसिटी एक्चुअली, बट वी डोंट रिक्वायर दिस। वी विल नो दैट कोई भी कैपेसिटर होगा तो Q इज इक्वल टू CV तो सेटिस्फाई करेगा। तो आप ये मान लो कि मैं ड्रॉ तो ये कर रहा हूँ। इनफैक्ट कैपेसिटर का जो साइन होता है, जो नोटेशन होता है कैपेसिटर का, वो यही होता है। इस तरीके से आप कैपेसिटर को डिनोट करते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, इसका मतलब है कोई भी टाइप का कैपेसिटर और आपने उसको ऐसे डिनोट किया। अब मान लीजिए आप क्या काम कर रहे हो, यूजिंग सम टेक्निक, बेसिकली वो बैटरी करती है काम। आप यहां से चार्ज उठा के इस पे डाल दो। आपने चार्ज सेपरेशन ही तो किया है, इसमें चार्ज सेपरेशन किया है और उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि जब तक चार्ज सेपरेशन नहीं है कोई एनर्जी नहीं है इसमें। आप जब इस पे यहां से चार्ज उठा के इसमें डालोगे तो आपने कुछ वर्क किया इसका मतलब, क्योंकि खुद से तो उठ के नहीं जाएगा। आपने जितना भी वर्क किया उतना ही इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि कितना वर्क डन करना पड़ता है अपने को, वही एनर्जी स्टोर होगा। तो अभी मान लीजिए सर, हाँ बोलो सर मतलब हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब सिस्टम वी आर डूइंग द वर्क। तो सिस्टम गेन कर रहा है एनर्जी, सिस्टम एनर्जी गेन कर जाएगा। हमने अगर वर्क किया, पॉजिटिव वर्क कर दिया सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो देखिए, आपने मान लीजिए कुछ प्लस Q चार्ज उठा के यहाँ पे यहाँ से यहाँ डाल दिया, तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लस Q आ गया। अच्छा, उल्टा मान लो इधर माइनस Q आ चुका है। इतना चार्ज है अभी इस पे, इसको मैं कैपिटल Q लिख देता हूँ टू डिफरेंशिएट। इतना चार्ज ऑलरेडी है, मान लीजिए समहाउ आपने कर दिया। अब तक जितना वर्क डन करा वो भी नहीं पता हमें, लेकिन फर्दर मैंने फिर से यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज उठाया और इधर लगा दिया। DQ पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे ऐसा करने में पॉजिटिव वर्क ही करना पड़ेगा। बिकॉज ध्यान से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में होगी और आप चार्ज को उल्टा ले जा रहे हो, तो उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। आपको ऐसा धक्का लगा के ले आना पड़ेगा, फोर्स इधर लगानी पड़ेगी। इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो योर वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड उसका वैल्यू आएगा Q इंटू डेल्टा वी, सॉरी DQ इंटू डेल्टा वी। और डेल्टा वी हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? V से। अभी करंटली V का जो वैल्यू होगा वो हमें पता है Q बाय C रहा होगा, वही वैल्यू आप यहाँ पे डाल दोगे। तो इसका पोटेंशियल जो है, जैसे जैसे आप चार्ज चेंज करोगे वो भी चेंज हो रहा है, इसी वजह से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता तो सीधा टोटल चार्ज इनटू डेल्टा वी कर देते, आ जाता आंसर। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर चार्ज इधर खिसकाते हो तो चार्ज चेंज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट DQ के लिए एक डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा आपको, इसलिए आपने कुछ इस तरीके से लिखा है। Then you will integrate from 0 charge to capital charge Q. टोटल वर्क डन आ जाएगा कितना? कैपिटल Q square by 2C. And this will also be the energy which is stored in a capacitor. सर Q क्या रिप्रेजेंट करता है इधर? कैपिटल Q? कैपिटल Q फाइनल चार्ज है, टोटल फाइनल चार्ज। ये बीच में कुछ आपने जब चार्जिंग कर रहे थे इसकी अलग अलग चार्ज सेपरेट कर रहे थे तो बीच में कुछ चार्ज अभी Q माइनस Q आया,
तो वेरिएबल चार्ज है, फाइनल चार्ज है। यहाँ पर v कांस्टेंट नहीं है ना, v कांस्टेंट नहीं है, डेल्टा v जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। कांस्टेंट होता तो सीधा टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा v कर लेते। बस u तो आया q स्क्वायर बाय 2c, और हमें मालूम है q इज इक्वल टू cv भी होता है। उन सबको यूज करके आप देख लोगे, तो हाफ cv स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये हाफ q इंटू v भी लिख सकता हूँ। ये सारे इसके रिजल्ट हैं, कोई भी यूज कर सकते हो। ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है ये सोचना है मेरे को। ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा du बाय dv, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मानते हो, हर जगह सेम मानते हो, तो हर जगह इंटेंसिटी सेम ही रहेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ cv स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डी। c का वैल्यू है a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये हो जाएगा a इंटू डी, a से a कट गया, और ये बचेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट v अपॉन डी का वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखो एक बार, ये समझना है। ये कैपेसिटर था ना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोड़ दो उसको मैं बताऊंगा। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ पैरेलल रेट कैपेसिटर का वैल्यू निकाला, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ गया। इससे हमें ये पता लगना चाहिए, ये चीज समझ में आनी चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि जहां जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है वहां पर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब तक हमने जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जो भी पढ़ा था, वो सब एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही स्टोर हो रही थी। इसके अलावा जो और कोई दूसरा डेरिवेशन है वो भी हमारे सिलेबस से बाहर है। सिर्फ एक यही तरीका है इसको डिराइव करने का, विच डज नॉट एग्जैक्टली टेल यू कि हमेशा ये ट्रू होगा, क्योंकि हमने तो पर्टिकुलरली पैरेलल प्लेट के लिए निकाला है, बट एक्चुअल में हमेशा ट्रू है। It is true in every case, not only in capacitor. In any case, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वहां पर हर जगह पर यूनिट वॉल्यूम इतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा। And you can even use it to find the energy or total energy or self energy of any type of system. कैपेसिटर होना जरूरी नहीं है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, that du by dv is हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहां से आप एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, dv इधर ले जाना वॉल्यूम, तो जो भी वॉल्यूम एलिमेंट है उसका वैल्यू रखना, इंटीग्रेट कर देना। वैल्यू गो टू सी, मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास एक सिंगल पैरेलल प्लेट है और इसके आगे मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर किया। इसमें बताइए कितनी एनर्जी स्टोर होगी इस पर सिग्मा चार्ज। तो एनर्जी निकालने के लिए अब कोई सीवी का तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं पढ़ना, तो आपके पास तरीका क्या होगा कि आप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करो और जितना भी ये वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इतना एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है मैं कांस्टेंट तो रहती है, ऐसे कर लो। अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, dv का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, du का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, विच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर into dv का होल इंटीग्रेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ डीवी जैसे भी लिखना है, जैसे भी लिखना। एग्जांपल बता देता हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास ये एक स्फेरिकली चार्ज शेल पतली सी शेल है,
इसका टोटल चार्ज Q, मुझे चाहिए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर हो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KQ/R स्क्वायर, बाहर है वो। फिर आप क्या काम करोगे, हाफ लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, के E का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, और dV लिखोगे तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर अगर एक शेल पकड़ लूंगा पतली सी, वहां पर वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, तो उसका वॉल्यूम लिख दूंगा फिर मैं यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर dr। ये समझ आता है? हाँ जी सर। यस सर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा एंड व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद सर वो r to the power, सर आई थिंक वो r to the power 4 होगा। अरे हाँ, r to the power 4, ठीक है। चलो तो क्या बचा फिर, r स्क्वायर बचा काटने के बाद, और उसके बाद क्या करोगे आप, 4 पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, अपॉन 2 है, k का स्क्वायर है, q स्क्वायर है, ये सब कांस्टेंट हो गए, dr/r स्क्वायर का कुछ इंटीग्रेशन रहेगा। अब इसमें बता सकते हो लिमिट्स कहां से कहां तक लगाओगे इसमें? सर कैपिटल R से स्मॉल r से कैपिटल R। नहीं, स्मॉल r क्या है, मुझे मतलब टोटल इन पूरे जहां जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है सारी एनर्जी चाहिए, अच्छा सब है ना, ऐसा क्वेश्चन। तो वो छोटा वाला स्फीयर का कैपिटल R रेडियस लिया ना आपसे। ये कोई मतलब यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है, चार्ज आपका सिर्फ यहाँ पर है, ये हमने एक जनरल वॉल्यूम पकड़ा था dV, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेट करके आप इसे निकाल सकते हो। क्या आंसर आ रहा है इसका? बताओ तो जरा आंसर क्या आ रहा है इसका। एक तो ये से उड़ जाएगा, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का उड़ जाएगा, KQ स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन है 1/r, यहाँ पर r आ जाएगा बस। और अगर आपको याद हो, ये एनर्जी आई है टोटल विच वाज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको याद हो तो यही एनर्जी होती थी इसकी सेल्फ एनर्जी, Q स्क्वायर आया ना, ये इसकी सेल्फ एनर्जी भी होती थी। तो इसको क्रिएट कराने में जितना वर्क डन करना पड़ा, वो सारी की सारी जो एनर्जी है, वो जो सेल्फ एनर्जी बनती है इसकी, वही एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है ये सीखा हमने। वो एनर्जी स्टोर होती है पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है इसने। समझ पा रहे हो बात? यस सर। यही सेल्फ एनर्जी आई थी। सेल्फ एनर्जी का डेफिनेशन है किसी भी सिस्टम को क्रिएट करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो आपने जितना भी वर्क डन किया है इसको, वो सेल्फ एनर्जी होती है, और आप देख रहे हो वही एनर्जी कितनी आ रही है टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर है। सो दे आर वन एंड द सेम थिंग, एंड दिस वाज वन मोर रीजन व्हाई सेल्फ एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज वाज नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसमें भी आप यही सब काम करते, एक्सेप्ट आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता, और अगर आप वो इंटीग्रेशन करोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा या फिर इनफाइनाइटली लार्ज आ जाएगा। तो इसमें इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बस हम ये मानते हैं कि पॉइंट चार्ज पहले से क्रिएटेड है, उसका सेल्फ एनर्जी नहीं लगती कोई। सर तो लिख देंगे सेल्फ एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा स्टेटमेंट बोलो ज्यादा बेटर है। मतलब इफ द वर्क डन इन energy required to construct any system is the energy stored in electric field is equal to the energy stored in the electric field created by it everywhere। सारा जितना भी उसने फील्ड बनाया सारी एनर्जी जोड़ लो, उतना ही आपको एनर्जी लगेगा। सर इसके जो ऊपर वाला एग्जांपल में वो आपने वो जो छोटे से वॉल्यूम में कितना स्टोर्ड है आपने निकाला। हाँ सही है।
और सर वो जो नीचे वाला इंटीग्रेशन हुआ वो किस लिए किया? अगर वॉल्यूम मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता कांस्टेंट नहीं होती इन जनरल, जैसे ये वाला है ना, इसके लिए किया। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे ही कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है कांस्टेंट तो ऐसे करना पड़ेगा। जी सर बोलो बोलो। सर आपने स्टेटमेंट बोला कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर सॉलिड ये रिजिड बॉडीज के लिए क्या उनका पूरा इंटीरियर वॉल्यूम होगा ना, फिर बाहर का भी लेंगे? सब जगह इंफिनिटी तक? जहां जहां पर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, जैसे कि अगर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बनाया होता है हर जगह चार्ज, तो अंदर इसका भी आपको मालूम है 3/5 करके आता है ना एनर्जी, सेल्फ एनर्जी। तो इसने अंदर भी इलेक्ट्रिक, बाहर भी बनाई है। अंदर का भी निकालो एनर्जी जो कि एक अलग इंटीग्रेशन से आएगा, बाहर का भी निकालो जो कि इसी वाले इंटीग्रेशन से आ जाएगा जो यहाँ की है, सेम आएगा। उन दोनों को ऐड करो तो आपको इसका टोटल सेल्फ एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी जो भी वो आएगा। करके देखना है जरूर। और सिंस आपने अभी पूछा है तो मैं ये क्वेश्चन बना के देता हूं आपको। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, चार्ज क्यू, रेडियस आर। आपको बताना है सिर्फ इतने पार्ट में अंदर अंदर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा। ये वैल्यू आपको निकाल के कल बतानी होगी। सर अंदर वाला मतलब वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, फिर वो डीआर लेके कर देंगे तो डीवी लेना प्रॉब्लम। डीवी मतलब वो तो आर के साथ वेरी करता है ना सॉलिड स्फीयर के लिए। बिल्कुल। सर क्वेश्चन फिर से थोड़ा सुनाई नहीं दे। हाँ देखो, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर तो है ही है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, टोटल चार्ज क्यू, रेडियस आर, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड in electric field inside the sphere। सिर्फ स्फीयर के अंदर वाली एनर्जी निकालनी।